नमस्कार साथियों, मैं सुनील शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं किंग्स एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हो रही है पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग भी, वो भी रेफरल के माध्यम से। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए किंग्स एकेडमी। तो आज का अपना टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। पीछे हम वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वृत्त होता क्या है, उसका त्रिज्या कैसे देखी जाती है, उसका व्यास क्या होता है, जीवा क्या होती है, कैसे व्यास और जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करते हैं। तो आज हम देखते हैं वृत्त से संबंधित सारे क्षेत्रफल कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, उसका परिमाप क्या होता है, कैसे हम वृत्त के समान आकृति के क्षेत्रफल और परिमापों को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास है केंद्र बिंदु O तथा त्रिज्या R रखने वाला एक वृत्त, जिसका केंद्र बिंदु क्या है, O है, और जिसकी त्रिज्या क्या है, R है। जिसकी त्रिज्या क्या है, R है। तो वो क्या है, एक वृत्त है। उस वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई R। 2 पाई R केंद्र बिंदु O और त्रिज्या R रखने वाले त्रिभुज का वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई R। अभी केंद्र बिंदु O तथा त्रिज्या R रखने वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R स्क्वायर। पाई R स्क्वायर यानी किसका, जिसका केंद्र बिंदु तो O है और त्रिज्या क्या है, R है। अभी जैसे मैंने चलते हुए आपसे पूछ लिया कि बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे मैंने कोई आपको मान दे दिए, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या सूत्र है, तो आप बोलोगे पाई R स्क्वायर। आप क्या बोलोगे, पाई R स्क्वायर। तो ध्यान रखिए, ये नहीं बोलना। ये बोलने से पहले आपको क्रॉस क्वेश्चन करना है कि सर बताइए उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। आप जिस वृत्त को पूछ रहे हैं उस वृत्त की त्रिज्या क्या है, क्या उस वृत्त की त्रिज्या R है, क्या उस वृत्त की त्रिज्या P है, क्या उस वृत्त की त्रिज्या A है। वो आपको यही बात चेक करने के लिए, अगर उन्हें थोड़ा बहुत भी ज्ञान है वृत्त का, तो आपसे यही चीज चेक करने के लिए पूछेंगे कि बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। तो आपको पूछना है कि सर बताइए आप जिस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं उसकी त्रिज्या क्या है। तब सामने वाला या मैं भी आपको बोलूंगा कि चलिए आप P त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल मुझे बता दीजिए। तो आप क्या बोलोगे, सर पाई P स्क्वायर। पाई P स्क्वायर। अगर किसी को उलझाना हो, ये उलझाने की बात है, सूत्र यही होता है। सूत्र यही होता है, डरने की बात नहीं है, गलत नहीं है। सूत्र यही होता है क्योंकि मैंने दे रखा है कि त्रिज्या R है और पाई R स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो ये कौन से वृत्त का क्षेत्रफल है जिसकी त्रिज्या क्या है, R है। जिसकी त्रिज्या क्या है, R है। तो ऐसे ही अगर सामने वाला पूछे कि भाई बता वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप सीधा मत बोलिए पाई R स्क्वायर। आप उससे क्रॉस क्वेश्चन कीजिए कि सर बताइए आप जिस वृत्त का क्षेत्रफल मुझे पूछ रहे हैं उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। तब वो बोलेगा कि यार वृत्त की त्रिज्या तो सब सेम होती है। नहीं, वृत्त की त्रिज्या सेम नहीं होती, इसलिए हमने सिर्फ R मान लिया है। तो क्या आपके वाले वृत्त की त्रिज्या भी R होती है, R है। तो बोलेगा हाँ मेरे वाले वृत्त की त्रिज्या भी क्या है, R है। तो आप बोलोगे पाई R स्क्वायर। पाई R स्क्वायर। अगर वो वृत्त की त्रिज्या P दे रहा है तो भी आप पाई R स्क्वायर बोलेंगे, नहीं, तब होगा पाई P स्क्वायर। त्रिज्या बदल जाएगी तो यहां पर भी त्रिज्या का मान यहां पर भी बदल जाएगा। कैसे, जैसे एक सवाल में आपने याद किया कि सर वृत्त का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया, तो जिसकी त्रिज्या क्या है, 10 है। तो आपने पाई इंटू 10 की होल स्क्वायर लिख दी। अब कोई आपसे पूछता है कि भाई 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, तो क्या आप पाई इंटू 10 की स्क्वायर बोलेंगे, नहीं ना, क्योंकि उधर भी त्रिज्या का मान बदला तो यहां पर भी तो त्रिज्या का मान बदलना पड़ेगा। वही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि आप सोचिए, पूछिए कि सर त्रिज्या क्या है, यहां पर त्रिज्या आपने क्या दी है। तब मैं बोलूंगा कि मैंने त्रिज्या R दी है,
मैंने त्रिज्या P दी है, मैंने त्रिज्या A दी है, उस त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तब आप सूत्र को उसके अनुसार ही बताएंगे। यहां मैंने बोला है कि केंद्र बिंदु जिसका O है और त्रिज्या जिसकी क्या है, R है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर। उस वृत्त का परिमाप क्या है 2 पाई r। इनको अच्छे से याद कीजिए। ये स्टेटमेंट पहले लिखिए, उसके बाद ये चित्र बनाइए, उसके बाद ये दो सूत्र लिखिए। अब बढ़ते हम आगे। मैं स्टेटमेंट यही रख रहा हूं। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक छोटा सा एक रिलेशन बताया था व्यास और त्रिज्या के मध्य, वो भी यहां पर लिखने वाले हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? जैसे संबंध था, जो त्रिज्या है वो व्यास का आधा है। त्रिज्या क्या है? व्यास का आधा है। तो इसी प्रकार व्यास क्या होता है? 2 गुणा किसका होता है? त्रिज्या का। 2 गुणा किसका होता है? त्रिज्या का। कैसे? जैसे मैंने बताया था कि ये व्यास क्या होता है, सबसे पहले आप परिभाषा पे ही चलिए। व्यास क्या होता है? वृत्त की वह जीवा जो वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है तथा वृत्त को 2 समान भागों में विभाजित करती है। पूरी बात बोलिए। व्यास से संबंधित यही पूरी बात है, क्योंकि जीवा भी तो वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है। जीवा की परिभाषा क्या है? वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो वृत्त को 2 भागों में विभाजित करता है, वृत्त की जीवा कहलाती है। सिर्फ यही परिभाषा खत्म नहीं होती कि वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा होती है। इसकी कंडीशन एक ये भी है कि वो वृत्त को 2 भागों में विभाजित करना चाहिए। जीवा वृत्त को 2 समान भागों में विभाजित करती है और नहीं भी करती है, क्योंकि अगर मैं यहां 2 बिंदु ले रहा हूं, केंद्र बिंदु से नीचे 2 बिंदु कहीं ले रहा हूं, तो वो वृत्त को 2 समान भागों में विभाजित नहीं कर रहा, लेकिन है तो जीवा ही। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ व्यास ही ऐसी जीवा है या बोले तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र बिंदु से गुजरने वाली ही ऐसी जीवा है जो वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है। जो वृत्त को 2 समान भागों में विभाजित करती है, माफ कीजिएगा। व्यास या जीवा या केंद्र से गुजरने वाली वह जीवा ही सिर्फ वृत्त को 2 समान भागों में विभाजित करती है, या वह जीवा ही वृत्त को 2 समान भागों में विभाजित करती है जो कि वृत्त के केंद्र से गुजरती है। उसको क्या नाम दिया हमने? व्यास। तो व्यास और त्रिज्या के मध्य जो संबंध है वो ये होता है, क्योंकि जीवा व्यास वृत्त के केंद्र से गुजरता है और त्रिज्या की क्या परिभाषा है? वृत्त के केंद्र से शुरू होकर वृत्त की परिधि पर किसी भी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। वृत्त के केंद्र से शुरू होकर वृत्त की परिधि पर मिलाने वाला रेखाखंड। तो ये इधर भी तो मिलाएगा। अगर इस पूरी रेखा को देखें, ये यहां पर भी तो मिला रहा है। तो इस पूरी रेखाखंड को देखें तो क्या 2 त्रिज्याएं नजर आ रही हैं? 2 त्रिज्या नजर आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्यास है वो त्रिज्या का क्या हो गया? दुगुना। तो यानी कि अगर इसको हटा दें, व्यास के इस टुकड़े को अगर हटा दें, तो क्या ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा कि हमने व्यास को आधा कर दिया? तो वही तो मैंने यहां लिखा है कि त्रिज्या है वो व्यास का तो क्या होगा? आधा होगा। इसी प्रकार व्यास है वो त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है। तो ये संबंध आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये संबंध, अब बात करते हैं ये संबंध काम कहाँ आता है। ये संबंध आप कहाँ पर काम में लेंगे वो भी सुनिए अच्छे से, क्योंकि कई बार ये हो जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं प्रश्न आते ही कि यार ये बातें तो हमें बताई ही नहीं, ये बातें तो हमने कभी पढ़ी ही नहीं। पढ़ी तो होती हैं, लेकिन आपने अच्छे से समझी नहीं उन बातों को। मैं फिर से एक बार इसी वीडियो में फिर से एक बार बता रहा हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, हर क्लास में हर मेरे स्टूडेंट को ये बताता हूँ कि भाई समझने और जीरो कॉन्सेप्ट पर जोर रख, रटने पे नहीं। समझ चीज़ों को, कहाँ से आ रही हैं चीज़ें, कैसे बन रही हैं चीज़ें। रटने से
सिर्फ रटने लायक ही रह जाते हैं और समझने से समझने लायक बनते हैं। तो चीजें समझ गए, इस चीज को समझ गए तो क्वेश्चन में कैसे भी घुमा दे आप कर दोगे। जैसे मैं आपको वर्बली एक क्वेश्चन बता रहा हूं कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर व्यास 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे? अपने परिमाप में तो सिर्फ त्रिज्या पड़ा है कि सर परिमाप 2 पाई आर हमने त्रिज्या ले रखी है क्योंकि आपने बोला कि आर त्रिज्या का वृत्त है। ठीक है सर, पाई आर स्क्वायर हमने पाई आर स्क्वायर पढ़ा है। आर जहां पर भी यहां पर भी त्रिज्या है क्योंकि आर त्रिज्या का ही वृत्त आपने दिया था। ठीक है, लेकिन रुकिए, मैंने ये भी तो बताया है तब आपके लाइट चाहिए, तब आपका माइंड ऐसे खुलेगा कि अरे हाँ, हमें इस संबंध में से एक चीज तो दे ही रखी है। क्या दे रखा है? व्यास। क्या दे रखा है? व्यास। कितना? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर यहां पर रखेंगे, 10 सेंटीमीटर यहां पर रखेंगे तो क्या त्रिज्या आ जाएगी? क्या त्रिज्या का मान आ जाएगा? यस सर, त्रिज्या आ जाएगा। तो अब परिमाप और क्षेत्रफल में कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास त्रिज्या का मान आ चुका है। कैसे आया? इस संबंध से, इस संबंध से। तो अभी आप ज्ञात कर लेंगे, अभी आप पता कर लेंगे क्या है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वृत्त की सबसे लंबी जीवा, ये मैं पीछे बताना रह गई थी। वृत्त की सबसे लंबी जीवा वृत्त का व्यास ही होता है। ध्यान से सुनिए, वृत्त की सबसे लंबी जीवा वृत्त का व्यास ही होता है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें, वृत्त की सबसे लंबी जीवा वो होती है जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है। जो कहां से गुजरती है? केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है। वो जीवा वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। यानी वृत्त की जो बाकी जीवाएं हैं उन सब में अगर सबसे लंबी जीवा की बात करें उन सब में अगर सबसे लंबी जीवा की बात करें तो वो क्या होती है? वृत्त की व्यास होता है। क्या होता है? वृत्त का व्यास। क्योंकि वृत्त की व्यास की हमने परिभाषा पढ़ी थी कि वह जीवा जो वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर गुजरते, तो वही तो बात है। यानी उसको व्यास बोल दो, यानी वृत्त के सबसे लंबी जीवा वृत्त का व्यास होती है। या फिर ये बोल दो कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा वह होती है जो वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर गुजरे। बात एक ही है, शब्दों का फेर है, बात सिर्फ समझने की है। कि अगर पूछ ले कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा कौन सी होती है, तो आप व्यास भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि वह जीवा जो वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है। एक बात। दूसरी बात आप इसी में समझिए, वृत्त की ये बात हमने सीख ली कि वृत्त के सबसे लंबी जीवा क्या होगी? वृत्त का व्यास होगी, या वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है। तो जैसे ही हम नीचे से या ऊपर से, मान लीजिए वृत्त के नीचे से या फिर वृत्त के ऊपर से, यानी वृत्त के यहां से या फिर वृत्त के यहां से केंद्र बिंदु की ओर बढ़ते हैं, वृत्त जहां से या तो नीचे से मान लीजिए या ऊपर से मान लीजिए, अगर हम केंद्र बिंदु की ओर बढ़ते हैं तो वृत्त की जीवाओं की लंबाई का मान बढ़ता जाता है। कैसे? ये एक जीवा है, तो जैसे ही केंद्र बिंदु की तरफ बढ़े, यानी ये जीवा ली, तो इस जीवा का मान इस जीवा से क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। यानी ये फिर ऊपर से ले लीजिएगा, ऊपर से भी केंद्र बिंदु की ओर बढ़े, यानी कि ये जीवा है, अगर केंद्र बिंदु की तरफ चले तो यहां पर एक जीवा ली, तो इस जीवा का मान इस जीवा से क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। तो आसान भाषा में बात करें तो वृत्त के केंद्र बिंदु की तरफ बढ़ने पर
जीवा के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। या इसका उल्टा अगर बोले कि वर्त के केंद्र बिंदु से दूर जाने पर वर्त की जीवाओं के मान में क्या आती है, कमी आती है। जैसे इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये और सबसे बड़ी जीवा व्यास ये। अभी आप देखते चलिए, अगर केंद्र बिंदु की ओर चलते हैं, क्या इससे बड़ी ये नहीं है, क्या इससे बड़ी ये नहीं है, क्या इससे बड़ी ये नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि जैसे ही हम केंद्र बिंदु की ओर बढ़ेंगे तो जीवाओं के मान में भी बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होती जाएगी। और जैसे ही केंद्र बिंदु से दूर आएंगे, यानी कि इससे छोटी ये है, इससे छोटी ये है, इससे छोटी ये है, इससे छोटी ये है, यानी जैसे ही केंद्र बिंदु से दूर जाएंगे तो वृत्त की जीवाओं के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। और जैसे ही वृत्त के केंद्र की तरफ बढ़ेंगे तो वृत्त के जीवाओं में वृद्धि होगी। ये दो बातें आप अच्छे से याद रखिए। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अगर ऐसे आप समझ करके खुद से चित्र बना करके समझना चाहते हैं तो वैसे समझ लीजिए। मेन बात यह है कि आपको अच्छे से ध्यान में रहनी चाहिए कि ये क्या बात होती है। अगर आपको कोई पूछ ले कि दो जीवाएं हैं, एक तो वृत्त के केंद्र बिंदु के पास है और एक जीवा वृत्त के नीचे की तरफ है, यानी कि केंद्र बिंदु से इतनी दूरी पर है, तो इनमें से सबसे छोटी जीवा कौन सी है? तो आप कॉन्सेप्ट के बेस पर बता पाएंगे कि वह जीवा जो केंद्र बिंदु से जितनी ज्यादा दूरी पर है वो उतनी ही छोटी होगी। तो जो जीवा केंद्र बिंदु से जितनी ज्यादा दूरी पर है वो जितनी ज्यादा पास में है उससे छोटी होगी। आई बात समझ रहे? तो अभी मैंने ये लेसन आपको बता दिया। आप ये सीख गए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, व्यास होती है। वृत्त की केंद्र बिंदु की तरफ बढ़ेंगे, चाहे कौन सी ही तरफ से बढ़ लीजिए, ऊपर से बढ़ लीजिए, नीचे से बढ़ लीजिए, दाएं से बढ़ लीजिए, बाएं से बढ़ लीजिए, कैसे भी बढ़ लीजिए, वृत्त की जीवा के मान में अगर केंद्र बिंदु की तरफ बढ़ रहे हैं तो मान में वृद्धि होगी, केंद्र बिंदु की तरफ से दूर जा रहे हैं तो मान में कमी आएगी। इन बातों का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये बातें आई होप आपने लिख ली होगी। पीछे मैंने जीवा के बारे में आपको बताया था। जीवा वृत्त को 2 हिस्सों में बांटती है। समान हिस्सों में कौन सी बांटती है, व्यास। और बाकी जीवाएं क्या है, अलग अलग हिस्सों में बांटती है, यानी अलग अलग मानों में बांटती है। वृत्त को 2 समान भागों में सिर्फ व्यास ही बांटता है, यानी वृत्त को 2 समान भागों में सिर्फ वही जीवा बांटती है जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है, उसको हमने व्यास नाम दे दिया। दोनों बातें एक ही है। बाकी सभी जीवाएं वृत्त को समान भागों में नहीं बांटती, लेकिन 2 भागों में अवश्य बांटती है। तो उनके आधार पर भी वृत्त का क्या है, हमें क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो देखिए, जीवा को वृत्त के 2 भागों में बांटने के आधार पर भी क्षेत्रफल का पता किया जा सकता है, क्षेत्रफल पूछा जाता है। कैसे? ये एक वृत्त है, इसका केंद्र बिंदु क्या है, O है, और इसकी त्रिज्या मैं लिख नहीं रहा, आप मान लीजिए, मैं बता रहा हूं, आप मान लीजिए कि इसकी त्रिज्या R है। इसकी त्रिज्या क्या है, R है। अगर इस वृत्त के बारे में बात होगी, इस वृत्त के बारे में बात होगी तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, R होगी। ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूं कि ये AB क्या है, एक मैंने ये लाइन खींच के आपको बोल दिया कि जरा बताइए AB क्या है, जरा बताइए। मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया आपको। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसका मान ये है, इसका मान ये है। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि AB क्या है। मुझे AB के बारे में सारी की सारी जितनी जानकारी आप जानते हैं वो सारी की सारी जानकारी मुझे दीजिए। तो आप क्या बोलेंगे, देखेंगे पहले कि AB कहाँ पर बिलोंग कर रहा है। कहीं ये केंद्र बिंदु से होकर नहीं जा रहा, कहीं ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र बिंदु और परिधि के मध्य ही तो नहीं है। ठीक है। तो अभी आप बात करेंगे कि सर जो AB रेखाखंड आपने पूछा है वो जीवा है, क्या है,
जीवा है। मैंने बोला कैसे जीवा है, मुझे प्रूफ करके दिखाओ। तो आप जीवा के नियम मुझे बताएंगे कि सर जीवा वो होती है जो वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाती तो है, लेकिन वृत्त को दो भागों में भी विभाजित करती है। तो यहाँ पर ये दोनों शर्तें लागू हो रही हैं। तो ए भी यहाँ पर क्या है, जीवा है। ए भी यहाँ पर क्या है, जीवा है। अभी एक बात ध्यान से सुनिए, अभी ध्यान से सुनिए कि जीवा द्वारा वृत्त के दो हिस्सों को जैसे वृत्त के हिस्सों में बांटती है, जीवा है वृत्त के हिस्सों को बांटती है, उन हिस्सों को वृत्तखंड बोलते हैं। जीवा द्वारा बंटे हुए वृत्त के हिस्से वृत्तखंड कहलाते हैं। किसके द्वारा, जीवा द्वारा। अभी आगे एक चीज और भी पढ़ेंगे, इसलिए मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं। जीवा द्वारा वृत्त के दो हिस्से या वृत्त के जो हिस्से होते हैं, पता है दो होते हैं, दो बोल दीजिए, नहीं बोलेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। जीवा द्वारा वृत्त के किए गए हिस्सों को वृत्तखंड बोलते हैं। ये कोई परिभाषा नहीं है, ये मैं समझा रहा हूं आपको कि जो क्षेत्र बसते हैं उनको बोलते क्या है। जीवा द्वारा वृत्त के जो हिस्से किए जाते हैं उन हिस्सों को वृत्तखंड बोलते हैं। अब उन वृत्तखंडों में देखिए, जीवा द्वारा जो वृत्त के हिस्से किए गए उनमें से जो छोटा हिस्सा होता है, जो छोटा वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं छोटा वृत्तखंड। जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं बड़ा वृत्तखंड। ये आपके समझने के लिए बात है, इसमें भी थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं। देखिए, वृत्त के जीवा द्वारा दो हिस्से किए जाने को, जिसमें जो छोटा हिस्सा होता है वो होता है छोटा वृत्तखंड, जो बड़ा हिस्सा होता है वो होता है बड़ा वृत्तखंड। अब बड़ा छोटा इन शब्द को थोड़ा सा शुद्ध या थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए नाम लिख दिया लघु और दीर्घ। क्या नाम लिख दिया, लघु और दीर्घ। दोनों का मतलब यही है, लघु का मतलब छोटा होता है, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। तो लघु वृत्तखंड या छोटा वृत्तखंड बोल दीजिए, लेकिन सबसे सुंदर है वो लघु वृत्तखंड लगता है, इसलिए हम लघु वृत्तखंड शब्द काम में लेते हैं। सुंदर क्या लग रहा है, बड़ा या दीर्घ? दीर्घ वृत्तखंड सुंदर लग रहा है, इसलिए दीर्घ वृत्तखंड शब्द काम में लिया जाता है। तो जीवा द्वारा वृत्त के हिस्सों को वृत्तखंड बोलते हैं। उसमें से सबसे जो छोटा हिस्सा होता है वो होता है लघु वृत्तखंड। क्या होता है, लघु वृत्तखंड। क्या हो गया, लघु वृत्तखंड। इसका जस्ट अपोजिट अगर बात करें तो जीवा द्वारा वृत्त के हिस्सों में जो बड़ा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं बड़ा वृत्तखंड या दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। यहां पर जो वृत्त के सूत्र को बनाया गया था, वृत्त के सूत्रों को बनाया गया था, वो यानी लघु वृत्तखंड के सूत्र और दीर्घ वृत्तखंड के सूत्रों को व्यास के लिए क्यों नहीं बनाया गया? ये आपके मन में सवाल आया या नहीं आया? आप ईमानदारी से बताइए कि ये क्वेश्चन आपके मन में आया कि सर आपने बताया था कि वृत्त के केंद्र से भी तो जीवा गुजरती है, उसको नाम हमने व्यास दिया, व्यास तो दिया नाम, लेकिन वो भी तो एक जीवा है, वो भी तो वृत्त के दो हिस्से करती है। तो ध्यान से सुनिए, वो वृत्त की जीवा है, वो भी वृत्त को दो हिस्सों में विभाजित करती है, उसके हिस्सों को भी वृत्तखंड बोलते हैं, लेकिन उसके हिस्सों में लघु दीर्घ नहीं होता, क्योंकि केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा
केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा वृत्त को दो समान भागों में विभाजित करती है, दो समान भागों में विभाजित करती है। इसलिए वहां पर लघु और दीर्घ शब्द काम में नहीं आते, क्योंकि दोनों ही हिस्से क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर आप ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, तो नीचे वाले हिस्से का, अगर ऊपर वाले हिस्से का दुगना कर देंगे तो नीचे वाले हिस्से का भी तो आ जाएगा। तो दोनों समान हुए कि नहीं हुए, दोनों समान हुए कि नहीं हुए, क्योंकि दो जीवा है जो केंद्र से होकर जा रही है, वो वृत्त को समान भागों में बांट रही है। इसलिए वहां पर लघु और दीर्घ शब्द काम में आते ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही हिस्से क्या हैं, समान है। जब दो चीजें आपस में बराबर हों, हाइट में, वजन में, तो उनमें छोटा बड़ा कैसे बोलेंगे हम, नहीं बोल सकते, नहीं बोल, क्योंकि हर चीज में जितने माप दिए हैं उन सब चीज में अगर दो चीजें समान हैं तो इसका मतलब क्या है, उनमें से कोई छोटा बड़ा नहीं है, दोनों क्या है, आपस में समान है। तो इसलिए व्यास भी, उसको भी हम वृत्तखंड ही बोलते हैं, लेकिन लघु दीर्घ का वहां पर उपयोग नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि परिभाषा के तौर पर व्यास है वो वृत्त को दो समान भागों में विभाजित करता है। व्यास क्या करता है, वृत्त को दो समान भागों में विभाजित करता है। इसलिए वहां पर लघु और दीर्घ काम में नहीं लिए जाते, और ना ही वहां पर लघु और दीर्घ की तरह सूत्र बनाए जाते, क्योंकि वो काम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र से ही हो जाता है। क्योंकि अगर आपको समान भागों में बांट दिया तो यानी वृत्त के दो भाग हो गए, वृत्त के दो समान भाग हो गए, दो समान भागों में बांटा तो वृत्त के क्या हो गए, दो समान भाग हो गए। तो अगर किसी भी एक भाग का हमें ज्ञात करना है तो पूरे क्षेत्रफल का अगर आधा कर देंगे तो उस हिस्से का आ जाएगा, और दोनों हिस्से समान है, यानी क्षेत्रफल का आधा ज्ञात किया तो क्षेत्रफल का अगर दुगना किया तो पूरे क्षेत्र वृत्त का आ जाएगा। इसीलिए वहां पर दीर्घ और वृत्त शब्द काम में नहीं लेते, लेकिन उन दोनों हिस्सों को, उन दोनों समान हिस्सों को वृत्तखंड जरूर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि व्यास भी वृत्त की क्या है, एक जीवा है। व्यास भी क्या है, वृत्त की एक जीवा है। तो अभी देखिए, छोटा वाला लघु वृत्तखंड, बड़ा वाला दीर्घ वृत्तखंड। अब इन दोनों के सूत्रों की अगर बात करें, दोनों के सूत्रों की अगर बात करें तो पहला है लघु वृत्तखंड। पहला कौन सा है, लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का सूत्र होता है थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर। ध्यान से देखिएगा, ये नहीं है कि ये सूत्र सिद्ध होते हैं, ये नहीं है कि ये माफ कीजिए, ये नहीं है कि ये सूत्र सिद्ध नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन हमारा काम सिर्फ और सिर्फ सूत्रों के माध्यम से प्रश्न हल करना है। हमें कहीं पर भी ये चीज नहीं पूछी जाती कि ये सूत्र आया कहाँ से, कि ये सूत्र आया कहाँ से, इसकी पूरी जानकारी हमें दीजिए। अगर कहीं पूछा जाता है तो आप जरूर मुझे बताइए, मैं आपको जरूर इस पर एक न्यू फ्रेश वीडियो आपको बना कर दूंगा। अभी हमारा जरूरी है कि हम इस वृत्त से रिलेटेड सारे के सारे सूत्र याद करके क्वेश्चन की तरफ मूव करें। तो देखिए, लघु वृत्तखंड का सूत्र है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। अभी इस सूत्र में बात आ रही है, मैं इस सूत्र को समझा देता हूं। अभी इस सूत्र की बात आ रही है तो देखिए, लघु त्रिज्या खंड को चित्र में कैसे बनाया जाता है। ये जीवा है, वृत्तखंड कौन बनाएगा, जीवा। तो जीवा द्वारा एक रेखा यहां से खींचेंगे, एक रेखा यहां से खींचेंगे। अभी जो ये क्षेत्र बन रहा है वो क्या है, वो क्या है, लघु वृत्तखंड। वो क्या है, लघु वृत्तखंड, जिसका सूत्र क्या है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसके अलावा अभी देखिए, दीर्घ वृत्त
खंड का सूत्र क्या होगा? हमने लघु का निकाल लिया, हमने इतने हिस्से का निकाल लिया कि सर ये होता है, इतने हिस्से का क्या होता है? ये होता है। तो अभी देखिए, अगर मैं पूरे के क्षेत्रफल में से, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर ये लघु वाला घटा दूं, यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, यानी पाई आर स्क्वायर में से, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर पाई आर स्क्वायर में से ये घटा दूं तो क्या ये हिस्सा बच जाएगा? बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। तो दीर्घवृत्त खंड का यही सूत्र होता है कि पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है दीर्घवृत्त खंड का सूत्र। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इनको अच्छे से समझिए, लिखिए, याद कीजिए और फिर हम देखते हैं कि इन पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।